तो हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। आज मैं लास्ट लैब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 लाया हूं आपके सामने। इस वाली चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे EMI एंड AC। तो पहला वीडियो मैंने लाया था चार्जेस एंड फील्ड पे, दूसरा वीडियो मैंने लाया था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे, तीसरा वीडियो मैंने लाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, चौथा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे EMI और AC। इस वीडियो की PDF नोट्स जो है वो डाउनलोड करने के लिए आप हमारी ये जो टेलीग्राम चैनल है ये इसका स्कैन कोड स्कैन कर सकते हो। आपको यहाँ पे हमारे नोट्स मिलेंगे। ये है व्हाट्सएप की चैनल, ये आप स्कैन कर सकते हो, इसमें ऐड हो जाओ। इसमें हम डिटेल्स इसकी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जिसमें डिस्कस करेंगे EMI एंड AC में। पार्ट 1 में EMI डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में AC डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है बच्चा लोग, चलो बेटा लोग आते हैं EMI और AC पे। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बच्चा लोग क्या EMI, क्या डिस्कस करेंगे EMI। इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो EMI का पहला ही टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको पता है जिसमें डिस्कस किया जाता है फैराडेज लॉ और लेंज़स लॉ। फैराडेज लॉज के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। लेंज़स लॉ पे भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं, या शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो या वेरी शॉर्ट टाइप हो, वो डिस्कस किया जाएगा प्यारे बच्चों इसमें। तो वेरी शॉर्ट टाइप में पहले ही डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको डिफाइन करना है। 5 क्वेश्चन मैंने लाए हैं वेरी शॉर्ट टाइप में। इसके बाद इसका यूनिट आपको डिफाइन करना है। इसका यूनिट भी आपको पहले इसका यूनिट है क्या, फिर वो यूनिट डिफाइन भी करना है। क्या ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट टाइप फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए प्यारे बच्चों, नंबर 1 टॉपिक है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या टॉपिक है बच्चों? पहला ही टॉपिक जो है दैट इज डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स? ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिस्कस करते हैं, इसी तरह से हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आप एक सरफेस ले लो प्यारे बच्चों, ये एक सरफेस ले लो। इस सरफेस को आप रखो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस सरफेस के थ्रू जितनी लाइन्स, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करके निकलेगी, ठीक है, काट के निकलेगी, उतनी ही लाइन्स का नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आप क्या बोलोगे बच्चों? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, क्रॉसिंग द सरफेस या पासिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस, placed in magnetic field, placed in magnetic field, placed in magnetic field। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी फॉर्मूला भी चाहिए वो भी हम देंगे, कोई इशू नहीं है। आपने एक सरफेस को रखा, ठीक है, सरफेस को रखा इस तरह से, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करके निकल रही है। वो अलोंग द नॉर्मल निकल रही है या सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है आपने सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन करके रखा, इस तरह से आपने सरफेस को इंक्लाइन करके रखा। ये है नॉर्मल टू फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, वो नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, नॉर्मल के साथ एंगल थीटा। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला है B इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा, या बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स से बराबर B डॉट A के बराबर। तो ये आप लिख सकते हो।
मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट पर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इतना बेटा क्लियर हुआ? बहुत ही आसान डेफिनेशन। तो पहला टॉपिक जो था दैट वाज मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया। डिफाइन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट हमें राइट करना है और वो डिफाइन भी करना है। चलो प्यारे बच्चों आते हैं, सेकंड जो है वो आपको आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, वो आपको आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है वो यूनिट क्या है और उसकी फॉर्मूला क्या है। जरा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई किसके बराबर है बच्चों? बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही है। चलो प्यारे बच्चों जरा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वो वेबर है। क्या है प्यारे बच्चों? वेबर। तो वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है। सो आप बोल सकते हो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, जो किसके बराबर होता है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, वेबर है इसका यूनिट। अब ये वेबर आपको डिफाइन भी करना है तीसरे पार्ट में। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बी आप रखो 1 टेस्ला के बराबर, मैग्नेटिक फील्ड बी 1 टेस्ला हमने रखा। ए है एरिया वेक्टर, एरिया का वैल्यू हमने 1 मीटर स्क्वायर रखा, ठीक। और थीटा का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। थीटा क्या है प्यारे बच्चों? एंगल, किस किस के दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के दरमियान। थीटा 0 मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जरा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है बच्चों? बी आएगा 1, ठीक है। एरिया 1, कॉस 0 भी 1 के बराबर होगा, तो फ्लक्स आपको आएगा 1 वेबर के बराबर या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर। तो 1 वेबर जो है आप कैसे डिफाइन करोगे? देयरफॉर 1 वेबर इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करोगे? इज डिफाइंड as the magnetic flux, shabash, is defined as the magnetic flux crossing the surface having area कितना है इसका? 1 मीटर स्क्वायर and magnetic field equal to 1 Tesla. Yeah, crossing the surface 1 meter square, placed in magnetic field equal to 1 Tesla in such a way that magnetic field lines are along the normal. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलोंग द नॉर्मल हुआ, थीटा खुद ब खुद 0 के बराबर। या दूसरा सरफेस परपेंडिकुलर नॉर्मल के अलोंग खुद ब खुद एंगल 0 आना चाहिए। नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 आएगा, ठीक। आप मान लो ये पेन जो है ये नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से क्रॉस करके जा रही है। आप देखो नॉर्मल के अलोंग है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड, या तो सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर या तो नॉर्मल अलोंग द फील्ड। ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों हमने ये भी डिफाइन किया, ये भी डिफाइन किया। चलो, इज मैग्नेटिक फ्लक्स अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? चौथा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बच्चों, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये नंबर ऑफ लाइन्स है, चलो इस तरह भी आप समझ सकते हो, बी डॉट ए के बराबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, क्या डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है या वेक्टर होता है? डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आपको इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करनी है। क्या राइट करनी है? डायमेंशनल फॉर्मूला। जरा प्यारे बच्चों बोलो, फाई किसके बराबर है? बी डॉट ए के बराबर, बी इंटू ए। चलो कॉस थीटा जरूरत नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक। बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया। क्या आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो हमें पता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहां से निकालो, F इक्वल टू ILB। ये फॉर्मूला तो याद है सबको। इस वाली फॉर्मूला से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगी। फोर्स आपको पता है M1 L1 T-2, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। आई है प्यारे बच्चों करंट, करंट है एम्पियर। एल है लेंथ, लेंथ है L पावर 1 और बी रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ये L पावर 1 L पावर 1 गया, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा ये बी किसके बराबर आया? बी आपको आया M1, ठीक। L0 आप लिख सकते हो T-2 A-1। यह रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। चलो प्यारे बच्चों जरा फाई बोलो किसके बराबर आएगा? बी किसके बराबर आया? M1 L0 T-2 A-1। और ये ए जो है ये एम्पियर नहीं, ये एरिया है। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। जरा फाई किसके बराबर आएगा? M1, ठीक है, M1 L2 T-2 A-1। तो ये रहा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो था मैग्नेटिक फ्लक्स यहां तक कवर अप। नोट डाउन कीजिए बच्चा लोग, नोट डाउन कीजिए बच्चा लोग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये पांचों के पांचों थे। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा स्टेट फैराडेज लॉज और एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। फैराडे के लॉ आपको स्टेट करने हैं। आपको पता है प्यारे बच्चों, आप एक कॉइल ले लो, हाँ, या सर्किट ले लो, चलो कॉइल आप ले लो, ठीक है। आप इस कॉइल के थ्रू, आप इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करो। मैग्नेट को ले लो टुवर्ड्स कॉइल या मैग्नेट को मूव करो अवे फ्रॉम कॉइल। जब मैग्नेट टुवर्ड्स कॉइल आया या मैग्नेट अवे फ्रॉम कॉइल आया, इन दोनों केसेस में फ्लक्स जो है इस कॉइल का वो चेंज हुआ। पहले केस में इंक्रीज हुआ, जब आपने मैग्नेट वापस लिया फ्लक्स डिक्रीज हुआ। चाहे फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो, या कॉइल को ही ले लो टुवर्ड्स मैग्नेट, कॉइल को ले लो अवे फ्रॉम मैग्नेट, उस केस में भी फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल चेंजेस। जब फ्लक्स चेंज होता है इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंड्यूस। और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुई उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कब डेवलप हुई? जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस कॉइल और लूप चेंज, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं नंबर 1 फैराडे का लॉ यही है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। फैराडे का पहला लॉ यही है, whenever there is change of whenever there is change of magnetic flux, whenever there is change of magnetic flux linked with circuit or loop, कामा जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट या लूप का चेंज हुआ, कामा EMF is induced,
ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और ये ईएमएफ कब तक रहेगा? अच्छा, ये ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ होगा। फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ रहा। फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ, ईएमएफ खत्म हो जाएगा। जब फ्लक्स आप ले लो मैग्नेट को टुवर्ड्स कॉइल, फ्लक्स हो चेंज हुआ। जब फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। मैग्नेट को अवे ले लो, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। आपने इस तरह से लिया, ठीक, फिर आपने मैग्नेट को इसी तरह से रखा कॉइल में ही, आपने चेंज नहीं किया। कॉइल में फ्लक्स है लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा कोई ईएमएफ नहीं होगा। मैं लिखूंगा द ईएमएफ lasts as long as flux linked with circuit or loop changes. Circuit or loop changes. ये ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक जो है फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। द ईएमएफ बिकम्स जीरो, मैं ये भी लिखूंगा, द ईएमएफ बिकम्स जीरो व्हेन change of flux, when change of flux stops। जब फ्लक्स का चेंज होना बंद हुआ ईएमएफ जीरो बन जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, अब ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात होगी। क्या ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा है या कम? तो वो डिपेंड करता है आपने किस रेट से फ्लक्स चेंज किया। अगर आप जल्दी 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 फ्लक्स चेंज कर रहे हो, ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता फ्लक्स चेंज कर रहे हो, ईएमएफ का वैल्यू कम। सो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा, ईएमएफ भी ज्यादा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम, ईएमएफ become। So the magnitude, ठीक है, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to किसको? is directly proportional to rate of change of flux, is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ठीक है, आप बोलोगे सर EMF E जो है that is directly proportional to d phi by dt। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा वहां से क्या चढ़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा वहां से क्या, ये क्या हो गया? अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा वहां से क्या चढ़ेगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, सो ई आपको आएगा बराबर के इंटू डी फाई बाई डी टी। के का वैल्यू 1 के बराबर है तो ईएमएफ आपको आएगा बराबर डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये रहा बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है वो आपको आया बराबर डी फाई बाई डी टी। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आई इंटू आर के बराबर आपको आएगा डी फाई बाई डी टी। वेरी गुड बच्चा लोग, अगर इंड्यूस्ड करंट निकालनी है आई, आर को नीचे लाओ, 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपको इंड्यूस्ड करंट अगर आपको निकालनी है। अगर आप चार्ज निकालोगे, आई का वैल्यू आपको पता है डी क्यू बाई डी टी के बराबर, फिर आप वो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये तब है जब नंबर ऑफ टर्न ए के बराबर है। अब यहां पे लिख सकते हो फॉर एन टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हुई तो ईएमएफ का वैल्यू जो है वो आपको आएगा एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ये है ईएमएफ का वैल्यू। वे तो यहां पे भी फिर n आएगा, n टर्न्स के लिए इसको मल्टीप्लाई n करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये हमने फैराडेज लॉ स्टेट किए ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ को कैसे प्रोड्यूस
किया जा सकता है। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स चेंज होगा। इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब है फ्लक्स कब चेंज होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ, यही है। चलो बेटा, अच्छा, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के मेथड, ईएमएफ प्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन है? चलो बेटा, अच्छा, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगी? B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, यही है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। जरा फ्लक्स कब चेंज होगा? या तो B, या तो A, या तो थीटा चेंज होना चाहिए। सो नंबर 1 हम लिखेंगे बाय चेंजिंग, शाबाश, जरा क्या? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, B। चलो बेटा, ठीक। दूसरा कैसे करोगे? ए चेंज करने से, बाय चेंजिंग एरिया, ए, ठीक। चलो थीटा, तीसरा बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, दैट इज थीटा। हम ये 3 चेंज कर सकते हैं, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट अब आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप की ओर। लॉन्ग आंसर टाइप में आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़स लॉ। अच्छा, ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। State and explain Lenz's law. How will you verify it experimentally? Show that this law is in accordance with the principle of conservation of energy. चलो प्यारे बच्चों, लेंज ने क्या किया? अब अगर आप देखोगे, फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन की बात नहीं की, डायरेक्शन की बात इसने नहीं की। डायरेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? लेंज़स लॉ। तो मैं लिखूंगा द डायरेक्शन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is given by Lenz's law. ठीक है। वो पहले दो जो फैराडे ने बोला था उसके साथ इसने कोई छेड़खानी नहीं की। उसने बोला वो बिल्कुल, जो फैराडे साहब ने बोला वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फैराडे ने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं की। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन की बात की लेंज साहब ने। तो इसने क्या बोला, हम आते हैं उस पर। देखिए प्यारे बच्चों, इसने बोला क्या? इसने क्या बोला? देखिए, ये आप कॉइल लीजिए, ठीक, या लूप लीजिए आप। देखिए क्या हो रहा है, ठीक। यहां आप गैल्वेनोमीटर इसको अटैच कीजिए, थोड़ा बहुत मिटाना भी पड़ेगा यहां नीचे समझाने के लिए। तो डायग्राम में थोड़ा परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं रफली आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो आपने पढ़ा होगा सबने, तो मैं तो रिवाइज करा रहा हूं। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर अटैच है, आप पूरा नजर रखना इसने किया क्या। यह है प्यारे बच्चों मैग्नेट, यह है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यह है मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक। तो ये फैराडे ने भी ऑब्जर्व किया था, लेंज ने भी ऑब्जर्व किया। आप देखिए होता क्या है, जब नॉर्थ पोल हमने लिया टुवर्ड्स कॉइल, नॉर्थ पोल क्या लिया? टुवर्ड्स कॉइल, ठीक। कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, कॉइल का फ्लक्स बढ़ गया, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ, जिसकी वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। तो मैं लिखूंगा when north pole is moved towards coil, ठीक है, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक। जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ वहां पे डेवलप हुआ ईएमएफ, हुआ इंड्यूस, ठीक, जिसकी वजह से करंट फ्लो हुई
और उसकी कुछ डायरेक्शन हुई, उसकी कोई डायरेक्शन हुई, ठीक, कुछ डायरेक्शन होगी। लेट अस सपोज, ठीक, लेट अस सपोज इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक। अब क्या हुआ केस नंबर 2 में, अब नॉर्थ पोल को हमने मूव किया अवे फ्रॉम कॉइल, नॉर्थ पोल को मूव किया अवे फ्रॉम कॉइल, नॉर्थ पोल इज मूव्ड, जरा क्या, अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल। जब नॉर्थ पोल को मूव किया गया अवे फ्रॉम कॉइल, जरा आप मुझे बोले प्यारे बच्चों, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? मिरर कहां करना है, कॉपी करना है, फिर पेस्ट, तो मैं यहां पे दिखाऊंगा, चलो यहां पे मैंने साइड में दिखाया, चलो। तो ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 में हमने क्या किया, आप पूरी तरह से समझना प्यारे बच्चों, ठीक। ये अब हमने केस नंबर 2 में नॉर्थ पोल को मूव किया अवे फ्रॉम कॉइल। जब हमने नॉर्थ पोल को मूव किया अवे फ्रॉम कॉइल, ठीक है, कॉइल का फ्लक्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक। गैल्वेनोमीटर ने फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में। केस नंबर 1 में इसने यहां से डायरेक्शन दिखाई थी, केस नंबर 2 में इसने यहां से डायरेक्शन दिखाई, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हुई है। पहले इस तरह से था, लेट अस सपोज एंटी क्लॉकवाइज, लेट अस सपोज अब क्लॉकवाइज है। तो नॉर्थ पोल फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। तो फ्लक्स जब चेंज हुआ, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस, ईएमएफ होगा इंड्यूस, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी इट विल फ्लो इन रिवर्स या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो फैराडे ने ये नहीं बोला कि केस नंबर 1 में करंट की ये डायरेक्शन थी, केस नंबर 2 में रिवर्स डायरेक्शन है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, फैराडे ने इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इस बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी किस लॉ ने, लेंज लॉ ने। लेंज ने क्या बोला, लेंज ने क्या बोला, लेंज ने बोला, देखिए प्यारे बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसी डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसी डायरेक्शन होगी, ये चेंज को अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करता है, ये चेंज को अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा। हाँ, तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ आप लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ आप बोल सकते हो, इज या एक्ट्स इन सच अ वे that it opposes the change, that it opposes the change that produces it, that produces it। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम फ्लक्स इंक्रीज कराएंगे, अगर हम फ्लक्स इंक्रीज कराएंगे, कॉइल बोलेगा फ्लक्स को नहीं 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 नहीं, तुम इंक्रीज मत हो जाओ, तुम डिक्रीज हो जाओ। सो ईएमएफ होगा इंड्यूस इन सच अ वे, ये इंक्रीज को अपोज करेगा। केस नंबर 2 में हमने फ्लक्स को क्या कराया, डिक्रीज कराया। इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेगा फ्लक्स को नहीं भैया आप डिक्रीज मत हो जाओ, आप इंक्रीज हो जाओ। केस नंबर 1 में इंक्रीज होने को अपोज करेगा, केस नंबर 2 में डिक्रीज होने को अपोज करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नजर रखना, आप यही एग्जांपल में फिर से समझाऊंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए ये है, चलो यहां से आपको पता ही है गैल्वेनोमीटर है, आप समझिए ये यहां पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक। हमने क्या किया, हमने लिया नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल, नॉर्थ पोल हमने लिया टुवर्ड्स कॉइल।
कॉइल का फ्लक्स बढ़ गया, इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ईएमएफ क्या बोलेगा फ्लक्स को? देखिए हमने क्या किया, हमने नॉर्थ पोल को लिया टुवर्ड्स कॉइल। क्या लिया? टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वजह से कॉइल का फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हुआ। कॉइल का फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हुआ, यानी कि चेंज हुआ। इसकी वजह से इसमें डेवलप हुआ ईएमएफ। डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ? ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या बोलेगा? ये ईएमएफ बोलेगा इंक्रीज होने को मैं तुम्हें इंक्रीज होने नहीं दूंगा। ये ईएमएफ बोलेगा, ये ईएमएफ क्या करेगा? अपोज। किसको अपोज करेगा? अपोजेस द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स। Opposes the increase of flux. Opposes the चलो अब यहां से में opposes the increase of flux. Opposes the increase of flux. ईएमएफ ने इंक्रीज होने को अपोज किया। कैसे अपोज करेगा? जब मैंने मैग्नेट को लिया टुवर्ड्स, ये कॉइल जो है ये मैग्नेट को बोलेगा भाई मेरे तुम क्यों इंक्रीज हो रहे हो, तुम डिक्रीज हो जाओ। ये अपने आप को बनाएगा नॉर्थ पोल। क्यों बनाएगा नॉर्थ पोल? ताकि ये इसको रिपल करे, ताकि ये फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोके, क्योंकि इसको इंक्रीज होना रिपल करेगा। इंक्रीज होना जो है उसको अपोज करना है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज होने को अपोज करेगा। तो करंट, लेट अस सपोज करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुई और करंट विल फ्लो। चलो, करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या इन वन डायरेक्शन। अच्छा। अब आप बोलोगे सर हमें तो फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए फ्लक्स तो जरूर चेंज करना है। हम जैसे ही मैग्नेट को लेते हैं टुवर्ड्स कॉइल, ये कॉइल जो है इसको अपोज करता है, लेकिन फ्लक्स तो चेंज करना है, तभी जाके इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो हमें मैग्नेट को जबरदस्ती चलाना है। जबरदस्ती ये नॉर्थ पोल को रिपल करने की कोशिश कर रहा है। ये उसको बोल रहा है वापस जाओ, मैं तुम्हें इंक्रीज होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोज करना है। ठीक है, तो ये इसको वापस भेजेगा, मैग्नेट को वापस भेजेगा। अब हम चाहते हैं अगर फ्लक्स चेंज हो, हमें मैग्नेट को जबरदस्ती चलाना है। टू कीप, मैं लिखूंगा टू कीप द फ्लक्स चेंजिंग कामा वर्क इज टू बी डन। वर्क इज टू बी डन। वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट रिपल्शन। वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट रिपल्शन। ठीक है, तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो बच्चा लोग, ये केस नंबर 1 था। अब आते हैं बच्चा लोग, अब देखो फिर से, तो मैंने रफली डायग्राम बनाई। अब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे। अब हम मैग्नेट को मूव कराएंगे अवे फ्रॉम कॉइल। लेकिन दूसरे केस में हमने नॉर्थ पोल को मूव कराया अवे फ्रॉम कॉइल। अवे फ्रॉम कॉइल। जरा व्हाट हैपन्स टू फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल? फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हुआ। ठीक, तो कॉइल में क्या हुआ? इंड्यूस हुआ ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा? अपोज। किसको अपोज? डिक्रीज होने को अपोज, क्योंकि एक्चुअल फ्लक्स कम हो रहा है। यहां इंड्यूस हुआ ईएमएफ, सो इंड्यूस ईएमएफ जो है ये अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? अपोजेस द डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। अपोजेस द डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। तो डिक्रीज होने को जब इसने अपोज किया, ठीक है, ये खुद को बनाएगा। ये दूर जा रहा है, ये उसको बोलेगा भाई मेरे वापस आना, तो ये खुद को साउथ पोल बनाएगा और करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, अपोजेस द डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो करंट जो है, ठीक है, वो
फ्लो करेगी इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आप अपोजिट डायरेक्शन लिख सकते हो। ठीक है, यही तो था लेंज़स लॉ। अरे लेंज़स लॉ तो यही था। लेंज ने क्या बोला था, हाँ इंक्रीज होने को भी अपोज, डिक्रीज होने को भी अपोज। तो जिस वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है ईएमएफ या घट रहा है, ईएमएफ जो है उसको चेंज को अपोज करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम चाहते हैं नई फ्लक्स चेंज हो जाए, ये दूर भागे, इसको दूर भगाना है, ये इसको बोल रहा है वापस आ जाओ, हमें तो जबरदस्ती लेना है ना, हमें वर्क करना है, डन अगेंस्ट अट्रैक्शन टू कीप द फ्लक्स, टू कीप द फ्लक्स, टू कीप द फ्लक्स linked with coil changing, linked with coil changing, comma work is to be done, comma work is to be done against attraction। ठीक है, तो इस केस में हमने वर्क की डन रिपल्शन के खिलाफ, जबरदस्ती चलाया। इस केस में हमने वर्क की डन अट्रैक्शन के खिलाफ। दोनों केसेस में हम वर्क डन कर रहे, ये हमारी ही वर्क है जो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसकी वजह से ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसकी वजह से करंट फ्लो हुई। सो इन बोथ द केसेस हम लिखेंगे, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, comma work is to be done, work is to be done। ठीक है, work is to be done, it is this work, it is this work which gets converted into electrical energy, into electrical energy, और इसी वर्क की वजह से डेवलप हुआ क्या, ईएमएफ। सो देयरफॉर ये जो लेंज़स लॉ है, देयरफॉर लेंज़स लॉ ये किसका आउटकम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आउटकम है। इतना क्लियर हुआ बच्चा लोग? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो बेटा, चलो बेटा, अब आते हैं मोशनल ईएमएफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। क्या टॉपिक है बच्चों? सेल्फ इंडक्शन है और है मोशनल ईएमएफ है, और ये टॉपिक जो है प्यारे बच्चों, इस पे बात करते हैं। व्हाट इज मोशनल ईएमएफ? ये मोशनल ईएमएफ है क्या? एक कंडक्टर को रखना है, देखिए एक कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखना है एक कंडक्टर। क्या रखना है बच्चों? एक कंडक्टर। इस कंडक्टर को हमने मोशन दी, मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से इसमें डेवलप हुआ ईएमएफ। उसी ईएमएफ का नाम मोशनल ईएमएफ है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, आप क्या बोलोगे? इट इज द ईएमएफ, इट इज द ईएमएफ, it is the EMF developed in conductor, it is the EMF developed in conductor due to motion of conductor, due to motion of conductor in magnetic field, due to motion of conductor in magnetic field। ठीक है, उस ईएमएफ का नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी वेलोसिटी वी है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। इसकी इक्वेशन आपको जो है बच्चा लोग वो डिराइव करनी है। चलो आते हैं इस पे।
देखिए बच्चा, देखिए बेटा, ये मैंने रखा कंडक्टर, ये है रेड कलर का कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर है। ठीक है बच्चा लोग, हमने रखा एक इस तरह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बेटा, ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ जो है बेटा लोग L के बराबर है, L के बराबर है। इस कंडक्टर को हमने रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक, ये कंडक्टर चल रहा है, ये कंडक्टर चल रहा है विद वेलोसिटी इक्वल टू v। ठीक है, विद वेलोसिटी इक्वल टू v चला बेटा। ठीक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो आप रखिए, चलो वो आप रखिए x के बराबर। ये डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों x के बराबर रखिए। ठीक, ये जब कंडक्टर आगे बढ़ेगा, ये कंडक्टर जब आगे बढ़ेगा, ठीक, चलो बच्चा लोग, ये कंडक्टर जब आगे बढ़ेगा, यहां आगे बढ़ गया, ये यहां आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आप मानिए यहां से यहां तक जो फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल हुई dx ट्रेवल हुई और इन टाइम dt में ट्रेवल हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले कंडक्टर यहां पे था, इस कंडक्टर को आगे बढ़ाया हमने, dx डिस्टेंस ट्रेवल हुई, इन टाइम dt, तो ये एरिया जो है पहले एरिया a था, अब एरिया बढ़ चुका है, अब एरिया बढ़ चुका है। जब एरिया चेंज हुआ, जब एरिया चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा। जब एरिया, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, जब कंडक्टर जिसकी लेंथ L है, जब कंडक्टर जिस कंडक्टर की लेंथ L है, जब इसने मूव किया, ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ, एरिया जो है बच्चों वो इंक्रीज हुआ, एरिया है इंक्रीज। जब एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ, वो भी इंक्रीज हुआ। जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ वहां पे इंड्यूस हुआ ईएमएफ, इंड्यूस हुआ। जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएमएफ हम निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बोलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आप नजर रखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर अगर हम बनाएंगे, चलो बच्चों, अगर हम नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे, एरिया का नॉर्मल जो है इस तरह से होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इंक्लाइंड नहीं है, आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। अच्छा 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 बोलोगे सर, उसका मतलब ये हुआ थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है। थीटा किस किस के दरमियान एंगल है, फील्ड और नॉर्मल, फील्ड इनवर्ड, नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक है, फील्ड जो है वो इनवर्ड है, फील्ड इनवर्ड है, नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड है। ठीक है, सो थीटा का वैल्यू क्या आया, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, जरा आप मुझे बोलिए, ये कंडक्टर जब इनिशियली था, बोलिए प्यारे बच्चों, इसमें फ्लक्स की फॉर्मूला क्या आएगी, फ्लक्स की फॉर्मूला आएगी B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, फ्लक्स की फॉर्मूला B तो B ठहरा, जरा A क्या है, एरिया, एरिया आएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L है L और ये है X, तो एरिया का वैल्यू आएगा L इंटू एक्स। ठीक है, और यहां पे आएगा cos 180, cos 180 -1 के बराबर, फ्लक्स का वैल्यू -BLX। तो ये रहा प्यारे बच्चों फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स की फॉर्मूला। व्हाट इज प्यारे बच्चों, जैसे कंडक्टर मूव करेगा फॉरवर्ड, इट विल कवर अ डिस्टेंस dx इन टाइम dt। अच्छा अच्छा अच्छा, एज
as conductor moves forward, as conductor moves forward, as conductor moves forward and it covers a distance, कितनी distance, dx in time dt, तो वेलोसिटी जो है वो आएगी प्यारे बच्चों dx by dt। अच्छा, इसके फॉरवर्ड होने से क्या हुआ, एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ। जब एरिया इंक्रीज हुआ, व्हाट इज हैपनिंग टू फ्लक्स, फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ वहां से इंड्यूस हुआ ईएमएफ, इंड्यूस हुआ ईएमएफ। वही ईएमएफ मुझे निकालना है। ईएमएफ की फॉर्मूला एज पर लेंज़स लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर है। ये है प्यारे बच्चों ईएमएफ की फॉर्मूला, लेंज़स लॉ की फॉर्मूला। ठीक है, तो अब नजर रखिए। ठीक है, अब नजर रखिए ईएमएफ की फॉर्मूला क्या आएगी प्यारे बच्चों, माइनस डी बाई डी टी ऑफ। अच्छा, फाई का वैल्यू आप मुझे बोलिए जरा, फाई का वैल्यू क्या है, माइनस बी एल एक्स, माइनस बी एल एक्स। आप मुझे बोलिए इसमें से कौन सा टर्म वेरिएबल है, सिर्फ एक्स, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा, जब ये आगे बढ़ेगा एक्स जो है वो चेंज हुआ, आगे जो है वो चेंज, एक्स जो है ये वेरिएबल है, एल जो है कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, एक्स आगे बढ़ने से एक्स चेंज हुआ। चलो बच्चा लोग जरा ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ। ठीक, बी कांस्टेंट बाहर, एल कांस्टेंट बाहर, dx बाई dt। ठीक है, क्या इस dx बाई dt को जानते हो, ये तो वेलोसिटी के बराबर है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको आएगा BLV के बराबर। ये है प्यारे बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ इस रॉड में। सो रॉड की लेंथ अगर L परपेंडिकुलर टू फील्ड मूविंग विद वेलोसिटी V, इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ BLV के बराबर। सो इंड्यूस्ड चलो बच्चा लोग, सो नंबर 1 आप बोलोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको आएगा BLV के बराबर। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपको निकालना इंड्यूस्ड करंट निकालनी है, E का वैल्यू I इंटू आर आप लिख सकते हो इक्वल टू BLV। जरा I का वैल्यू बोलो बच्चों, BLV डिवाइडेड बाई R। ये आया प्यारे बच्चों करंट। ठीक, तीसरा आपको आएगा, ठीक है, अगर आपको पावर निकालना है, पावर आपको आएगा I स्क्वायर R, पावर आपको आएगा I स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, I स्क्वायर इंटू R, R गया, पावर आपको आएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये आपको प्यारे बच्चों पावर का वैल्यू आया। अगर आपको फोर्स निकालना है, पावर के बदले F डॉट V लिख सकते हो, V गया, F आप निकाल सकते हो। ये 3 चीजें हमने निकाली। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन, मोशनल ईएमएफ किसको बोलते हैं और मोशनल अच्छा मूविंग विद द डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपको इस मोशनल ईएमएफ जो है इसकी डायरेक्शन निकालनी है, उसके लिए हमारे पास रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये रूल जो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देगा। आपको 3 फिंगर्स इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो है आपको देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। फॉर एग्जांपल जो डायग्राम मैंने बनाई मैं आपको उस पर समझाऊंगा। ये फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड इनवर्ड है, आपने इनवर्ड रखा आपने इनवर्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आई वेलोसिटी इस तरह से, ये वाली मिडिल फिंगर अपवर्ड है, इसका मतलब करंट ऊपर जाएगी, इस तरह से करंट ऊपर जाएगी, फिर यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, ठीक। चलो अब शॉर्ट आंसर टाइप, स्टेट एंड एक्सप्लेन phenomena of self induction, define coefficient of self induction and SI unit of self induction की यहां पे बात करनी है। चलो प्यारे बच्चों आते हैं सेल्फ इंडक्शन पे। किस पे? सेल्फ इंडक्शन पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप एक कॉइल रखिए प्यारे बच्चों, आप एक कॉइल रखिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप इसमें एक
बैटरी रखिए और यहाँ पे आप की इसको अटैच करके रखिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी, चलो यहाँ पे रखो गैल्वेनोमीटर, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आपने की जो है वो प्रेस की जो है, जैसे ही आपने की जो है वो प्रेस की यानी कि ऑन की, इस तरह से की आपने ऑन की, यहां से करंट फ्लो होने लगी। गैल्वेनोमीटर जो है एट अ टाइम डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, सारी डिफ्लेक्शन दिखानी चाहिए जितना वैल्यू ऑफ करंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो गैल्वेनोमीटर जो, हाँ गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन दिखाता है लेकिन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि करंट का बढ़ना जो है वो डिक्रीज हुआ, हाँ करंट का बढ़ना जो है वो डिले हुआ, करंट का बढ़ना जो है डिले हुआ। देयरफॉर ग्रोथ ऑफ करंट इज डिलेड, ग्रोथ ऑफ करंट इज डिलेड, यानी क्या बोलोगे सर इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर की करंट है मैक्सिमम वैल्यू, ये 5 एम्पियर एट अ टाइम नहीं दिखाएगा, 0 से बढ़ के 1, 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, आहिस्ता आहिस्ता फिर 5 दिखाएगा आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमने क्या की जो है वो रिलीज की जो है वो रिलीज की, यानी कि ऑफ किया, ठीक। तो करंट 0 बननी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है, करंट 0 बनती है लेकिन 0 बनने के इसको टाइम लगता है, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर बन के 0 होती है। सो गैल्वेनोमीटर जो है इट बिकम्स 0, गैल्वेनोमीटर जो है बिकम्स 0 डिफ्लेक्शन, लेकिन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसका मतलब है डिके ऑफ करंट जो है, डिके ऑफ करंट जो है बच्चों वो भी डिले हुआ। क्या हुआ बच्चों? डिले। सो ग्रोथ ऑफ करंट भी डिले हो रहा है, डिके ऑफ करंट भी डिले हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये एट अ टाइम क्यों नहीं ज्यादा वैल्यू दिखाता है? बेसिकली जब करंट फ्लो होने लगी तो बेसिकली इसमें से फ्लक्स बढ़ने लगा, ठीक है, फ्लक्स बढ़ने लगा। जब फ्लक्स बढ़ने लगा इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट डायरेक्शन होगी? ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ईएमएफ इसको अपोज करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा, ठीक। अब दूसरे केस में मैंने की ऑफ की, करंट जो है वो कम हो रही है, फ्लक्स भी कम हो रहा है, सो इसमें इंड्यूस हुआ ईएमएफ। ईएमएफ फ्लक्स को कम होने भी नहीं देगा क्योंकि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ ना इसको बढ़ने देता है ना इसको घटने देता है। सो बेसिकली क्या होता है एक्चुअली इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, comma EMF is induced, EMF is induced, और this induced EMF जो है, this induced EMF जो है, this induced EMF जो है, ठीक है, ये करता है अपोज। किसको अपोज करता है? अपोज बोथ, हाँ किसको? इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को एज वेल एज डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को भी, एज वेल एज। सो इसने दोनों को अपोज किया, इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को भी अपोज किया, डिक्रीज ऑफ फ्लक्स को भी अपोज किया। ऐसी प्रॉपर्टी, इस कॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ, और ये ईएमएफ अपने ही करंट को न बढ़ने देता है न घटने देता है, डिले करता है, टाइम लगता है। इसी फिनोमेना का नाम सेल्फ इंडक्शन है। क्या है? सेल्फ इंडक्शन। सो दिस फिनोमेना आप लिख सकते हो, दिस फिनोमेनन by virtue of which, this phenomenon by virtue of which coil opposes the increase and decrease of current, या ईएमएफ। हाँ, लेकिन क्यों? ड्यू टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट,
ड्यू टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सेल्फ इंडक्शन। इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक, अब इसकी इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यहां ट्यां फ्लक्स जो है कॉइल का ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। करंट का वैल्यू ज्यादा, फ्लक्स भी ज्यादा होगा। करंट का वैल्यू कम, फ्लक्स भी कम। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, फ्लक्स आपको आएगा L इंटू आई। ये जो L है, L का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, 5/I के बराबर। ठीक, 5/I के बराबर। देयरफॉर coefficient of self induction, therefore coefficient of self induction is the ratio of flux to current। ठीक है, या if I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर I का वैल्यू 1 होगा, L का वैल्यू 5 के बराबर होगा, तो आप सेल्फ इंडक्शन आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वो फ्लक्स के बराबर है जब करंट 1 एम्पियर के बराबर। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is equal to the flux in the coil when a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, उसके बाद क्या डिफाइन करना था? चलो, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये भी, एंड एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट आपको डिफाइन करना है। एल का वैल्यू क्या आया बच्चों आपको? 5/I। ठीक, इसका एसआई यूनिट जो है वो हेनरी है। अच्छा, 5 का यूनिट क्या है? वेबर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा एम्पियर। ठीक है, अब अगर बेटा इफ 5 इज इक्वल टू 1 वेबर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन L इज इक्वल टू 1 हेनरी। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे? 1 Henry is the self-inductance when a current of 1 ampere flows, producing a magnetic flux of 1 Weber। ये आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, छोटा मसला है। चलो बेटा, इसी तरह से डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब दो कॉइल्स होंगी। एक कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल। क्या कॉइल का नाम क्या है बच्चों? प्राइमरी कॉइल। एक कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसमें आप करंट चलाएंगे। चलो, दूसरी कॉइल का नाम जो है उसका नाम है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बच्चों, इस कॉइल का नाम, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, इसमें करंट हमने प्रोड्यूस की, तो हमने इसमें करंट चलाई तो इसमें जो है फ्लक्स चेंज हुआ। इस फ्लक्स की वजह से ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी का फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ। सो चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल की वजह से चेंज ऑफ फ्लक्स किस में हुआ? सेकेंडरी कॉइल में। जब सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें डेवलप हुआ ईएमएफ। सो ईएमएफ डेवलप हुआ सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। इसका नाम क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज द फिनोमेना in which an EMF is generated in one coil due to
change of flux in neighboring coil. इस फिनोमेना का नाम क्या है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्शन। इसने इस पे इफेक्ट डाला। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर डिफाइन करना है, आप देखिए, पूरी तरह से नजर रखना। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हुआ वो किस पे असली डिपेंड करता है? प्राइमरी कॉइल के करंट पे। अगर इसमें करंट ज्यादा होगी, इसमें फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा, इसमें भी फ्लक्स चेंज ज्यादा होगा। लिख सकते हो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, वहां से आपको आएगा m इंटू IP। ठीक, सो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस m आपको आएगा phi s डिवाइडेड बाय IP। सो आप क्या बोल सकते हो बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी टू द करंट इन प्राइमरी कॉइल। बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हो खुद, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन साइज एंड शेप ऑफ कॉइल। टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के साइज पे, शेप पे, उसमें कितनी टर्न्स है, इसमें कितनी टर्न्स है, आप लिख सकते हो ये पॉइंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, आप लिख सकते हो बेटा। नंबर 2 बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। ठीक, दो कॉइल्स अगर नजदीक हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा, दो कॉइल्स अगर दूर हो, म्यूचुअल। और तीसरा जो है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। दो कॉइल्स को आपने ओरिएंट कैसे किया है, आप देखिए, ये एक ओरिएंटेशन है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में इस तरह से एक और साइड में दूसरी। केस नंबर 3 में एक इस तरह से और दूसरी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा और उसमें सबसे लीस्ट होगा। ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां तक बच्चों हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। EMI पार्ट यहां तक कवर अप हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट जो है प्यारे बच्चों, AC। अगर मुझे लगता है ये वीडियो में कंटिन्यू करूंगा तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा, तो आपको पढ़ने में फिर दिक्कत होती है। तो यहां पे मैं आज का सेशन जो है यही तक कवर अप करूंगा। AC के लिए मैं कल ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ AC डिस्कस करूंगा। तो EMI के लिए ये वीडियो लगभग 1 घंटे का बन गया, इतना काफी है। AC में लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बन सकता है क्योंकि उसमें डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, या 1 घंटे का बन सकता है। तो अगर एक ही वीडियो बन जाएगा तो 2-2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा वो। ठीक है, तो यहां तक तो PDF जो है EMI AC के दोनों के मैं एक साथ सेंड करूंगा, दोनों के में। फिलहाल मैं EMI का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप इसको वॉच कीजिए। कल ही में वीडियो आएगा AC पे, उसी के साथ AC के नोट्स, EMI AC कंबाइंड नोट्स PDF फॉर्म में वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के। चलिए प्रिपेयर करते रहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।